हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इश्क या सौदा एक रोमांटिक प्रेम कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद जब रात के करीब 1 बज चुके थे तब पूरे राठौर मैंसन के लॉन और गलियारों में फेरी लाइट्स की मध्यम और सुनहरी रोशनी तैर रही थी, जो पूरे माहौल को एक बेहद कोजी और रोमांटिक वाइब दे रही थी। मैंसन की पूर्वी हिस्से में बने गेस्ट रूम की बड़ी सी बालकनी का दरवाज़ा खोला हुआ था और पीहू मल्होत्रा अपने बालों को एक ढीले से जूड़े में बांधे स्काई ब्लू कलर के सिल्क नाइट सूट में बेड पर बैठी हुई थी। लेकिन उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। वह बार बार अपनी हथेलियों को अपने दिल पर रख रही थी, क्योंकि जब भी वह आंखें बंद करती उसे मॉल में कबीर का वो पजेशिव और खूंखार रक्षक वाला रूप और शाम को पूजा में उसका वो प्रसाद छीनने वाला फ्लर्टिंग अंदाज याद आ जाता, जिससे उसके अंदर की घंटी और जोर से बजने लगती। उसने तकियों को अपने मुंह पर भींचा और झुझलाकर खुद से ही जोर से बड़बड़ाने लगी कि ओए पीहू, तू पागल हो गई है क्या यार? तू उस खड़ूस लाट साहब की जाल में इतनी आसानी से फंस नहीं सकती। मुझे कल से उसे पूरी तरह से अनदेखा करना होगा और अपनी इस बेकाबू धड़कन को कंट्रोल में रखना होगा। वह अपनी ही धड़कनों को डांट ही रही थी कि तभी बालकनी के पर्दे के पीछे एक साया उभरा और लोहे की रेलिंग पर किसी के कूदने की हल्की सी खटकी आवाज आई, जिसे पीहू के मुंह से एक डर के मारे चीख निकलने ही वाली थी कि तभी एक लंबे और कड़क हाथ ने अंदर आकर सीधे उसका मुंह बंद कर दिया। सामने कबीर खड़ा था, जिसने अपने कुर्ते के बटन थोड़े ढीले कर रखे थे और उसकी गहरी आंखों में इस समय एक अजीब सी कसमकस और जिद साफ नजर आ रही थी, जो विक्रम राठौर के सबसे पक्के यार को शोभा देती है। कबीर ने पीहू को बेड की तरफ से सटा दिया और दोनों के बीच की दूरी इस आधी रात के सन्नाटे में पूरी तरह खत्म हो गई, जिससे पीहू का नाइट सूट कबीर की चौड़ी छाती से सीधे टच होने लगा और पीहू की चुलबुली आंखें डर और घबराहट के मारे पूरी तरह से चौड़ी हो गई। कबीर ने अपने चेहरे को पीहू के चेहरे के बिल्कुल करीब लाया और अपनी उंगली को अपने होठों पर रखकर बेहद रसीली और मदहोश कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया कि चिल्लाना मत मिस मेकअप क्वीन, वरना पूरे मैंसन को लगेगा कि मैं यहाँ तुम्हारी इस आधी रात की धड़कनें चुराने आया हूँ। और वैसे भी मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बिजनेस डील फाइल करनी है, जिसका जवाब मुझे अभी चाहिए। कबीर ने जैसे ही पीहू के मुंह से अपना हाथ हटाया, पीहू ने अपनी नाक सिकोड़ी और गुस्से में कबीर के कुर्ते के कॉलर को अपनी नाजुक उंगलियों में भींच लिया और बेहद फनी और दबी हुई आवाज में चिल्लाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीर जी, इस तरह चोरों की तरह मेरी बालकनी से अंदर घुसने की, और तुम मुझसे क्या डील करना चाहते हो? मैं तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आने वाली। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो। कबीर के होठों पर पीहू के इस फनी गुस्से को देखकर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान उभरी और उसने अपना दूसरा हाथ पीहू की पतली कमर पर पीछे से टिका दिया, जिससे पीहू के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया और उसकी अंदर की घंटी इतनी जोर से बजी कि उसे लगा कबीर को भी सुनाई दे जाएगी। कबीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी टसक और रौब के साथ कहा कि डील बहुत सिंपल है मिस पीहू। तुम शाम से मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हो और मेरी तरफ देखने से कतरा क्यों रही हो? कबीर, मेरा को अपनी लाइफ में इग्नोरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब तक तुम मुझे इसकी असली वजह नहीं बताती मैं इस कमरे की दहलीज को पार नहीं करूँगा। पीहू का पूरा चेहरा कबीर की इस खुली चुनौती और उसकी सुपर हॉट पजेसिवनेस को देखकर एकदम से टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने अपनी धड़कनों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हुए कहा कि मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगी खड़ूस लाट साहब? तुम कोई इस दुनिया के इकलौते राजकुमार हो क्या? तुम मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और तुम्हारे सामने आते ही पता नहीं क्यों मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है, इसलिए मैं दूर रहती हूँ। कबीर ने उसकी इस झूठी बात को एक ही पल में ताड़ लिया और उसने पीहू के चेहरे पर बिखरी एक आवारा लट को बहुत ही कोमलता से अपने हाथ से हटाते हुए उसकी नाजुक कलाई को पकड़ लिया और बेहद क्लोज होकर फुसफुसाया
कि अच्छा मिस पीहू, तो तुम्हारा मूड खराब होता है, लेकिन तुम्हारी ये तेज चलती सांसें और तुम्हारे इस दिल की रफ्तार तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। अब अपनी इस घंटी को छुपाना बंद करो, क्योंकि कबीर मेहरा जब किसी चीज़ पर अपना हक जताता है तो उसे हासिल करके ही दम लेता है। पीहू का दिल कबीर की इस इंटेंसिटी के सामने पूरी तरह पिघलने लगा और उसने शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस खड़ूर लाट साहब का यह छुप कर किया जाने वाला रोमांटिक टॉर्चर उसे अंदर ही अंदर कितना अच्छा फील करवा रहा था। कबीर ने उसके गाल पर अपनी उंगलियों का एक वफादार और बेहद कोमल स्पर्श दिया और एक हल्की सी शरारती हंसी हंसते हुए बालकनी के रास्ते वापस नीचे उतर गया, जबकि पीहू वहीं बेड पर बैठी अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। राठौर मेंशन के आलीशान डाइनिंग हॉल में सुबह की ताजी धूप पूरे टेबल पर बिखर रही थी, जहां सावित्री अम्मा ने गरम पराठे और ताजे फलों का एक बहुत बड़ा बुफे सजा रखा था और पूरा माहौल एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली वाइब दे रहा था। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह था कि निशा का छोटा भाई आरव शर्मा आज पूरे 3 हफ्ते बाद अपनी व्हीलचेयर छोड़कर अपने पैरों पर बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसका कलाई का प्लास्टर पूरी तरह कट चुका था और उसके चेहरे की वो पुरानी चुलबुली स्माइल वापस आ चुकी थी, जिसे देखकर रुद्र प्रताप सिंह ने उसके कंधे पर एक बड़ा ही वफादार हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला कि आरव बाबू, आपके पैरों की ये मजबूती देखकर छोटे मालिक बहुत खुश होंगे। अब आप पूरी तरह से इस राठौर साम्राज्य के नए पार्टनर बनने के लिए रेडी हैं। निशा जैसे ही हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन साड़ी में सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसने अपने भाई को अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और वह दौड़ती हुई आई और उसने आरव को एक बहुत ही टाइट और इमोशनल हग दे दिया। आरव ने अपनी दीदी के आंसू पोंछे और तभी विक्रम राठौर ब्लैक शर्ट और ट्राउजर में पूरी टसक और रौब के साथ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर वही पुराना कड़क और रॉयल कैरेक्टर था, लेकिन आरव को ठीक देखकर उसकी होठों पर एक बहुत ही रेयर और अट्रैक्टिव स्माइल उभर आई। निशा ने बिना एक पल गवाए टेबल पर रखी हुई एक बहुत ही लीगल और ऑफिशियली फाइल उठाई और उसे आरव के हाथों में सौंपते हुए बेहद कोमल और प्राउड आवाज में कहा कि आरव, कोर्ट से मुझे जो 1400 करोड़ की राघव शर्मा इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टी मिली है, आज मैं उसका पूरा 50% यानी 700 करोड़ के लीगल शेयर्स ऑफिशियली तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पिता की असली विरासत तुम हो और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आरव ने चौंक कर विक्रम की तरफ देखा कि क्या जीजू को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विक्रम ने आगे बढ़कर आरव की कलाई को बहुत ही सलीके से हक के साथ थाम लिया और भारी आवाज में बोला कि आरव, तुम्हारी दीदी का यह फैसला मेरा भी फैसला है। आज से तुम इस बिजनेस के नए लीगल ऑनर हो। तभी पीहू एक क्यूट वाइट शॉर्ट कुर्ती पहने वहां पहुंची और उसने जैसे ही कबीर को ऑल ब्लैक कैजुअल लुक में अपनी तरफ एक शरारती और सम्मोहक नजर से घूरते देखा, उसके दिल की घंटी फिर से बज उठी और उसने कल रात की उस बालकनी वाली सीक्रेट एंट्री को याद करके जानबूझकर कबीर को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सावित्री अम्मा के पीछे छिपने का नाटक किया। पीहू ने सावित्री अम्मा के गले में अपने दोनों हाथ डाले और एक बेहद फनी सा मुंह बनाकर कबीर को चढ़ाते हुए बोली कि अम्मा, जरा इस खड़ूस लाट साहब कबीर जी को बोलो कि सुबह सुबह मुझे इस तरह अपनी बड़ी बड़ी बिजनेस वाली आंखों से डराना बंद करें, वरना मैं आज के नाश्ते के सारे पराठे अकेले ही खा जाऊंगी और इन्हें सिर्फ उबला हुआ पानी मिलेगा। सावित्री अम्मा ने पीहू के इस बचकानी हरकत पर उसकी पीठ थपथपाई और हंसते हुए बोली कि अरे पीहू बिटिया, तुम फिक्र मत करो, कबीर बाबू तो बाहर से जितने कड़क दिखते हैं अंदर से उतने ही सीधे हैं। कल रात भी ये तुम्हारी बालकनी के नीचे। सावित्री अम्मा की यह बात सुनते ही पीहू का पूरा चेहरा शर्म और खौफ के मारे टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने तुरंत अम्मा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया कि अम्मा प्लीज आगे कुछ मत बोलना, जबकि कबीर ने अपनी ब्लैक कॉफ़ी का घूंट लेते हुए एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान अपने होठों पर लाई और पीहू के और करीब झुककर फुसफुसाया कि तो मिस मेकअप क्वीन, कल रात की उस बालकनी वाली सीक्रेट डील का क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। आज दोपहर किचन में तुम्हें मेरी एक नई शर्त माननी होगी। तभी इस कहानी में एक नया और बहुत ही बड़ा सस्पेंसिव
ट्विस्ट आया जब रुद्र प्रताप सिंह ने अचानक अपना फोन विक्रम की तरफ बढ़ाया और बेहद गंभीर लहजे में कहा कि छोटे मालिक, सेंट्रल जेल से अभी अभी एक ऑफिशियल लीगल नोटिस आया है क्योंकि तनीषा सिंघानिया ने जेल के भीतर से अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट के एक नए और बेहद शातिर इंटरनेशनल मोहरे को हमारे खिलाफ एक्टिवेट कर दिया है, जो कबीर और आरव के इस नए बिजनेस एग्रीमेंट को लीक करने की कोशिश कर रहा है। विक्रम ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में वही पुराना और खूंखार और प्रोटेक्टिव ऑरा वापस आ गया और उसने निशा की पतली कमर पर पीछे से अपनी उंगलियों का एक तीव्र और क्लोज स्पर्श देते हुए कड़क आवाज में कहा कि रुद्र, कबीर और आरव की इस नई फाइल को पूरी तरह से एनक्रिप्ट कर दो। सिंघानिया खानदान का कोई भी नया शिकारी इस राठौर साम्राज्य की दहलीज को पार नहीं कर पाएगा। राठौर मैंसन के सीक्रेट कमांड रूम में विक्रम राठौर और कबीर मेरा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के सामने खड़े थे, जहां सेंट्रल जेल का लाइव फुटेज और पुलिस कमिश्नर की सीक्रेट रिपोर्ट फ्लैश हो रही थी। रुद्र प्रताप सिंह ने हाथ में एक ऑफिशियल मेडिकल फाइल लेते हुए बेहद गंभीर लहजे में कहा कि छोटे मालिक, तनीषा सिंघानिया और उसके पिता अभिमान सिंघानिया का पूरा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, क्योंकि उम्र कैद और फांसी की सजा सुनने के बाद तनीषा का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था और उसने पागलपन के चरम पर आकर जेल की कोठरी के भीतर ही खुद को पूरी तरह से खत्म कर लिया, जबकि उसके पिता अभिमान सिंघानिया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल का दौरा पड़ने से जेल के अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। विक्रम ने सिगार सुलगाने की अपनी पुरानी आदत को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस ली और कबीर की तरफ देखकर कहा कि सालों से मेरे दिल में जो नफरत और प्रतिशोध का तूफान चल रहा था, आज वह सिंघानिया खानदान के वजूद के साथ ही पूरी तरह शांत हो गया है। अब इस साम्राज्य पर किसी भी पुराने दुश्मन का कोई काला साया नहीं बचा है। विक्रम के चेहरे पर अतीत के इस खौफ के मिटने का एक गहरा सुकून साफ देखा जा सकता था और उसने कमांड रूम की लाइट्स ऑफ करते हुए कड़क आवाज में कहा कि रुद्र, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के जितने भी बचे हुए लीगल केसेस हैं, उन्हें हमेशा के लिए फाइल क्लोज कर दो। आज से हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक नई और पॉजिटिव शुरुआत होगी। उधर नीचे आलीशान किचन में पीहू एक क्यूट वाइट शॉर्ट कुर्ती पहने अपने बालों का एक फनी सा बन बनाए चुपके से फ्रिज से मैंगो शेक निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी कबीर ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड किए वहां दाखिल हुआ और उसने बिना कोई आवाज़ किए सीधे किचन का भारी लकड़ी का दरवाज़ा पीछे से लॉक कर दिया। पीहू ने जैसे ही क्लिक की आवाज़ सुनी, वह झटके से पीछे मुड़ी और कबीर के उस लंबे 6 फीट से कसरती और डैशिंग बदन को इतने करीब देखकर उसके दिल की घंटी फिर से जोर जोर से बजने लगी और उसने घबरा कर मैंगो शेक का ग्लास अपने पीछे छुपा लिया। कबीर ने बहुत ही आहिस्ता से अपने कदम आगे बढ़ाए और पीहू को सीधे किचन के सिल्क मार्बल प्लेटफॉर्म से सटा दिया, जिससे दोनों के बीच की पूरी दूरी खत्म हो गई और कबीर की गहरी आंखें सीधे पीहू की उन चुलबुली और डरी हुई आंखों से टकराई। कबीर ने अपने चेहरे को पीहू के चेहरे के बिल्कुल पास लाया और बेहद धीमी रसीली आवाज में फुसफुसाया कि तो मिस मेकअप क्वीन, सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सावित्री अम्मा के पीछे छिपकर मेरे पराठे बंद करने की जो धमकी तुमने दी थी, उसकी लीगल सजा भुगतने के लिए अब रेडी हो जाओ, क्योंकि कबीर मेहरा अपनी लाइफ में कभी कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ता। पीहू ने अपनी धड़कनों की उस तेज रफ्तार को छुपाने के लिए झूठ बोलते हुए एक बेहद फनी सा मुंह बनाया और बड़बड़ाती हुई बोली कि तुम बहुत बड़े खड़ूस और रूड इंसान हो कबीर जी, प्लीज़ मुझसे दूर हटो। अगर निशा दीदी या जीजू यहाँ आ गए तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, और वैसे भी तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कबीर के होठों पर पीहू के इस बचकाने डर को देखकर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान उभरी और उसने बहुत ही कोमलता लेकिन वफादार हक के साथ पीहू की नाजुक कलाई को पकड़कर उसे अपनी ओर करीब खींच लिया, जिससे पीहू की सांसें सीधे कबीर की शर्ट के कॉलर को छूने लगी। कबीर ने पीहू के गाल पर अपनी उंगलियों का एक वार्म स्पर्श दिया और मदहोश आवाज में बोला कि सजा बहुत सिंपल है मिस पीहू, तुम्हें कल सुबह मेरे साथ मेरी उस प्राइवेट याट पर एक सीक्रेट डेट के लिए चलना होगा, जहां शहर का कोई भी रूहन हमारे बीच नहीं आ पाएगा, और अगर तुमने मना किया तो मैं कल रात की उस बालकनी वाली सीक्रेट एंट्री का पूरा वीडियो पूरे राठौर मेंशन के ग्रुप पर लीक कर दूंगा,
तभी किचन के दरवाजे के पार से निशा शर्मा हल्के पीले रंग की सिल्क साड़ी पहने पूरी टसक और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गुजरी। उसने कबीर और पीहू की छुपी हुई शरारत और किचन के क्यूट रोमांस को ताड़ लिया था और उसने दूर खड़े विक्रम का हाथ अपने हाथ में थामते हुए बेहद कोमल आवाज में कहा कि सुनिए मिस्टर राठौर, तनीषा का अंत होने के बाद आज मुझे पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि हमारा यह मेंशन सच में खुशियों से भर गया है और बहुत जल्द हमें इस घर में एक और ग्रैंड रॉयल वेडिंग की तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी। विक्रम ने निशा की पतली कमर पर पीछे से अपनी उंगलियों का एक तीव्र और क्लोज स्पर्श दिया और मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया। सुबह की गुनगुनी धूप नीले समंदर के पानी पर बिखर कर एक जादुई चमक पैदा कर रही थी, जहां कबीर मेहरा की आलीशान वाइट कस्टमाइज्ड याट पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। पीहू मल्होत्रा एक बेहद गॉर्जियस पेस्टल पिंक कलर की मैक्सी ड्रेस पहने याट के डेक पर खड़ी ठंडी हवा के झोंकों का मजा ले रही थी, लेकिन उसके दिल के भीतर की घंटी आज सुबह से ही कुछ ज्यादा तेज रफ्तार से बज रही थी। उसने तिरछी नजरों से कबीर को देखा, जो कैजुअल वाइट लिनन शर्ट और शॉर्ट्स पहने आंखों पर डार्क सनग्लासेस चढ़ाए याट के स्टीयरिंग व्हील्स को पूरी तरह टसक और रौब के साथ संभाल रहा था। पीहू ने अपने दोनों हाथों से डेक की रेलिंग को पकड़ा और खुद से ही फनी अंदाज में बड़बड़ाने लगी कि ओए पीहू, तू इस खड़ूर लाट साहब के साथ इतनी दूर समंदर के बीचों बीच अकेले क्यों चली आई यार? इसकी ये आंखें देखकर वैसे ही मेरा पूरा नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। मुझे इस लड़के से पूरे 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना ही होगा। कबीर ने जैसे ही पीहू को इस तरह हवा में अकेले हाथ पैर मारकर अजीब अजीब चेहरे बनाते देखा, उसके होठों पर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान उभरी और वह स्टीयरिंग को ऑटोमेटिक पायलट पर सेट करके उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। कबीर ने पीहू के चेहरे के पास झुककर बेहद धीमी रसीली आवाज में फुसफुसाया कि मिस मेकअप क्वीन, यह समुंदर के बीचों बीच भी खुद से ही बातें चल रही हैं। यह मेरी इस आलीशान याट की लॉन्ग ड्राइव देखकर तुम्हारा मूड थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ है? पीहू ने कबीर की इस अचानक आई नज़दीकी की वजह से एक पल के लिए अपनी सांसें रोक ली। उसका पूरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने नखरे दिखाते हुए अपना मुंह घुमा लिया कि तुम बहुत बड़ी रूड इंसान हो कबीर। प्लीज़ मुझसे दूर हटो, वरना मैं तुम्हारी इस महंगी शर्ट पर ये फ्रेश जूस गिरा दूंगी। कबीर ने उसकी इस तीखी नोक-झोंक को सुनकर जोर से एक खिलखिलाती हुई हंसी और पीहू को और चढ़ाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में थामना चाहा, लेकिन तभी इस बेहद खूबसूरत और रोमांटिक वाइब के बीच एक खौफनाक और अनपेक्षित ट्विस्ट आ गया। याट समंदर के एक ऐसे हिस्से से गुजर रही थी जहां पानी के नीचे कुछ नुकीली चट्टानें छिपी हुई थी और अचानक याट का निचला हिस्सा एक बहुत ही जोरदार झटके के साथ उस चट्टान से टकरा गया, जिससे पूरी याट थरथरा उठी और पीहू का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। पीहू ने चीखते हुए रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन झटका इतना जबरदस्त था कि वह रेलिंग के पार सीधे उस गहरे खौफनाक और ठंडे समंदर के पानी में जा गिरी और समंदर की तेज लहरें उसे अपनी तरफ खींचने लगी। पीहू को तैरना बिल्कुल नहीं आता था। वह पानी के भीतर डूबती उतराती हुई पागलों की तरह हाथ पैर मारने लगी और खौफ के मारे उसकी रुआसी आवाज़ समंदर के शोर में डूबने लगी कि कबीर जी बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। कबीर ने जैसे ही पीहू को पानी में डूबते देखा, उसका पूरा ऑरा, उसकी वो बिजनेस टाइकून वाली टसक एक ही सेकंड में हवा हो गई और उसके दिल के भीतर एक ऐसा भयानक और जानलेवा खौफ पैदा हुआ जो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था। कबीर ने बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना एक भी पल गवाए सीधे उस गहरे और खौफनाक समंदर के पानी में छलांग लगा दी और वह पूरी ताकत से लहरों को चीरता हुआ पीहू की तरफ बढ़ने लगा। पीहू पानी के भीतर पूरी तरह से बेजान होकर नीचे जा रही थी और उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी कि तभी कबीर के मजबूत और फौलादी हाथों ने पानी के भीतर ही उसकी पतली कमर को दबोच लिया और उसे अपनी चौड़ी छाती से सराहते हुए एक ही झटके में समंदर की सतह पर ले आया। कबीर पीहू को अपनी बाहों में समेटते हुए बहुत ही मुश्किल से यार्ड की सीढ़ियों के सहारे उसे डेक पर वापस लेकर आया, जहां पीहू पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। उसका पूरा बदन खौफ के मारे थर थर कांप रहा था और उसके मुंह और नाक में पानी भर जाने की वजह से वह बेहोश होने की कगार पर थी। हमेशा पूरे कॉलेज को अपनी फनी और बचकानी हरकतों से हंसाने वाली
वो चुलबुली पीहू आज मौत के मुंह से बाहर निकलकर इतनी ज़्यादा इमोशनल और असहाय हो चुकी थी कि उससे बिना कुछ सोचे समझे सीधे कबीर की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया और उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। पीहू को इस कदर बुरी तरह से रोते हुए टूटते हुए देखकर कबीर का कलेजा अंदर तक छलनी हो गया। उसकी अपनी आंखें भी पछतावे और तड़प के मारे पूरी तरह से नम हो चुकी थी और उसने अपनी सख्त इमेज को साइड में रखकर बहुत ही कोमलता और बेहद दुलार के साथ पीहू के गीले बालों को सहलाया और उसे अपनी बाहों की घेरे में और कसते हुए बेहद धीमी रुआसी और वफादार आवाज में समझाने लगा कि शांत हो जाओ मेरी जान, प्लीज़ रोना बंद करो। तुम्हारा ये कबीर अभी जिंदा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मौत भी तुम्हें छू नहीं सकती। मैं खुद से नफरत कर रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें यह तकलीफ झेलनी पड़ी। पीहू ने जब कबीर की आंखों में अपने लिए वो बेपनाह तड़प, वो सच्चा प्रोटेक्शन और वो असली रोता हुआ चेहरा देखा तो उसके दिल के भीतर की वो पुरानी घंटी एक बहुत ही खूबसूरत और रियल वाली फीलिंग्स में बदल गई। उसे पहली बार 100% यह एहसास हो गया कि यह खड़ूस लाट साहब कबीर मेरा सिर्फ उससे फ्लर्ट नहीं करता, बल्कि उसके भीतर पीहू के लिए एक ऐसा अटूट और सच्चा प्यार छुपा है जिसके लिए वह अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। कबीर ने माहौल के इस भारी और इमोशनल सन्नाटे को तोड़ने के लिए और अपनी इस रोती हुई ब्राइड टू बी को हंसाने के लिए एक बेहद फनी आइडिया ढूंढा। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा समंदर का पानी लिया और अचानक पीहू के उस रोते हुए चेहरे पर छिड़क दिया और अपनी आंखों में एक शरारती चमक लाते हुए बोला कि ओए मिस मेकअप क्वीन, अब रोना बंद करो वरना समंदर के इस खारे पानी की वजह से तुम्हारा वो लग्जरी ब्रांडेड वाटरप्रूफ मस्कारा भी पूरी तरह से बह जाएगा और तुम किसी भूतनी जैसी दिखने लगोगी। कबीर की इस बेहद फनी और अचानक आई चिढ़ाने वाली बात को सुनकर पीहू के आंसू वहीं थम गए और उसने गुस्से में अपनी नाक सिकोड़ी और कबीर के गीले कुर्ते पर मुक्का मारते हुए हंस पड़ी कि तुम दुनिया के सबसे बड़े खड़ूस इंसान हो कबीर जी, इस सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। कबीर ने उसकी इस खिली हुई हंसी को देख कर एक गहरी राहत की सांस ली और पीहू को वापस अपनी मजबूत बाहों में उठाकर यार्ड के कैबिन की तरफ ले आया। यार्ड के उस खौफनाक एक्सीडेंट और समंदर की लहरों के बीच जागे उस अनकहे एहसास के बाद जब कबीर की स्पोर्ट्स कार वापस राठौर मेंशन के बड़े लोहे के गेट को पार करके अंदर दाखिल हुई तो शाम ढल चुकी थी। कबीर ने जैसे ही कार का इंजन बंद किया, पीहू ने अपनी मैक्सी ड्रेस को संभालते हुए कार का दरवाजा खोला, लेकिन उसके पैर अभी भी खौफ और घबराहट की वजह से हल्के से कांप रहे थे। कबीर ने बिना एक पल गवाए कार से उतरकर पीहू के पास आकर बहुत ही प्रोटेक्टिव अंदाज में उसकी कलाई को थाम लिया, मानो वह अब उसे खुद से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं करना चाहता हो। पीहू ने कबीर की इस वफादारी और गर्म छुअन को महसूस किया तो उसके दिल की घंटी फिर से एक बेहद खूबसूरत और रियल वाली फीलिंग्स के साथ बज उठी और उसने इस बार अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। दोनों जैसे ही लिविंग रूम के भीतर दाखिल हुए तो सामने सोफे पर विक्रम राठौर ब्लैक सिल्क का पायजामा कुर्ता पहने पूरी टसक के साथ बैठा सिगार का कस खींच रहा था और उसके बिल्कुल बगल में हल्के नीले रंग की सिफॉन साड़ी पहने निशा शर्मा बैठी आरव के साथ कुछ गॉसिप कर रही थी। कबीर और पीहू को इस कदर पूरी तरह से गीला बिखरे बालों और एक दूसरे का हाथ थामे अंदर आते देख निशा की पार की नजरों ने एक ही सेकंड में पूरी कहानी ताड़ ली। निशा ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक लाते हुए कॉप को टेबल पर पटका और जोर से बोली कि ओए होए पीहू, मैंने तो तुम्हें सिर्फ नॉर्मल याट राइड और शॉपिंग के लिए भेजा था, लेकिन तुम दोनों का यह हुकअप देख कर तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सीधे समंदर की गहराइयों में गोता लगा कर आ रहे हो। जरा जीजू को देखो, इनका तो कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। विक्रम ने भी अपने चेहरे पर एक बेहद अट्रैक्टिव और जानलेवा मुस्कान लाते हुए कबीर की तरफ देखा और अपनी भारी मखमली आवाज में टांग खींचते हुए कहा कि कबीर, मैंने तुम्हें कस्टडी सिर्फ शॉपिंग मॉल तक की दी थी, लेकिन तुम्हारी ये लाल आंखें और पीहू के लिए यह पजेसिवनेस देख कर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मुझे इस मेंशन को एक और ग्रैंड लीगली मैरिज एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। विक्रम और निशा की इस सरेआम फ्लर्टिंग और चिढ़ाने वाली बात को सुनकर पीहू का चेहरा शर्म के मारे लाल सेव जैसा हो गया और उसने कबीर का हाथ झटके से छोड़कर सावित्री अम्मा के पीछे छिपने का फनी नाटक किया। पीहू ने अपनी जुबान बाहर निकाली और विक्रम को चढ़ाते हुए बोली कि ओए होए जीजू, आप भी अपनी इस लाडली बीवी
निशा की तरह बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगे हैं। जरा अपने इस खड़ूस दोस्त को बोलो कि मुझे इस तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरना बंद करे। मैं तो बस पानी में गिर गई थी और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपनी बाहों में उठा लिया, समझे। कबीर ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक बेहद क्लासी और डैशिंग अंदाज में हंसकर कहा कि अच्छा मिस पीहू, अगर मैंने तुम्हें पानी से बाहर नहीं निकाला होता तो तुम अब तक किसी जलपरी की तरह समंदर के नीचे रोहन के साथ चाट खा रही होती, समझे। इसलिए मेरे इस एहसान का कर्ज तुम्हें चुकाना ही होगा। कबीर की इस फनी और तीखी नोकझोंक को सुनकर आरव और सावित्री अम्मा ने भी जोर से हंसना शुरू कर दिया, जिससे पूरे मेंशन का माहौल एक परफेक्ट और कंफर्टेबल हैप्पी फैमिली वाइब में बदल गया। निशा ने मुस्कुराते हुए सावित्री अम्मा को इशारा किया कि पीहू को उसके गेस्ट रूम में ले जाकर उसे गर्म सूप और सूखे कपड़े दे, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। पीहू जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ी, कबीर की गहरी और सम्मोहक नजरें लगातार उसकी उस भीगी हुई बैग और उसकी लहराती जुल्फों का पीछा कर रही थी, जिसे विक्रम ने सोफे पर बैठे बैठे बड़े ही मजे से नोट किया। विक्रम खड़ा हुआ और उसने कबीर के कंधे पर एक मजबूत दोस्ताना हाथ रखते हुए बेहद धीमी और रसीली आवाज में फुसफुसाया कि कबीर, अब अपनी इस जलन और इस प्यार को छुपाना बंद करो। मैं अपनी लाइफ में यह दौर देख चुका हूँ। जब दिल की घंटी बजती है तो उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लेना ही एक असली मर्द की पहचान होती है। कबीर ने विक्रम की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके होठों पर आई वो खामोश और सच्ची मुस्कान यह साफ बयां कर रही थी कि कबीर मेरा अब भी हूँ मल्होत्रा के इस बचकाने और चुलबुली जाल में पूरी तरह से ऑफिशियली और लीगली कैद हो चुका था। रात के ठीक 11 बज चुके थे और पूरे मैंसन में एक गहरा और कोजी सन्नाटा पसर चुका था। जब पीयू अपने कमरे की बालकनी के पास खड़ी समंदर की उन लहरों और कबीर के उस रोते हुए रक्षक वाले चेहरे को याद कर रही थी, तभी कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ खुला और कबीर हाथ में गर्म दूध और बादाम का कटोरा लिए अंदर दाखिल हुआ। आज इसने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे, जिससे उसका कसरती बदन और भी ज्यादा हॉट लग रहा था। पीहू ने जैसे ही उसे इतने करीब देखा, उसके दिल की रफ्तार फिर से बेकाबू हो गई और उसने घबरा कर अपना मुंह घुमाना चाहा, लेकिन कबीर ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे सीधे दीवार के कॉर्नर से सटा दिया, जिससे दोनों के जिस्म की वार्म वाइब एक दूसरे को सीधे टच करने लगी। कबीर ने पीहू के चेहरे के बिल्कुल पास अपना चेहरा लाया और बेहद धीमी मदहोश कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया कि तो मिस मेकअप क्वीन, अब इग्नोर करने का नाटक बंद करो, क्योंकि तुम्हारी ये तेज चलती सांसें साफ कह रही हैं कि तुम्हारे दिल की घंटी इस समय सिर्फ कबीर मेहरा के नाम का अलार्म बजा रही है। अब अपनी इस रियल फीलिंग्स को कबूल कर ही लो। सुबह की शुरुआत तो बहुत ही फ्रेश और ड्रीमी वाइब के साथ हुई थी, क्योंकि रात की उस इंटेंस रूम मोमेंट के बाद पीहू को पहली बार अपने दिल की उस घंटी का असली मतलब 100% समझ आ चुका था। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे की उस नेचुरल ग्लो को देख रही थी और खुद से ही मुस्कुराते हुए बेहद कोमल आवाज में बुदबुदा रही थी कि हाँ पीहू, तू वाकई इस खड़ूस लाट साहब कबीर मेहरा से प्यार करने लगी है और उसकी आंखों की वो तड़प साफ कह रही है कि वह भी तुमसे उतना ही बेपनाह मोहब्बत करता है। पीहू का दिल इस वक्त खुशी के मारे किसी आसमान में उड़ रहा था और उसने कबीर से मिलकर अपनी इस रियल फीलिंग्स का इजहार करने का एक बहुत ही खूबसूरत फैसला किया। उसे कबीर के बॉडीगार्ड से पता चला कि कबीर इस समय मैंसन के पिछले हिस्से वाले गुप्त ग्लास हाउस में किसी ज़रूरी काम से गया है, इसलिए पीहू अपने हाथों में कबीर के लिए एक फ्रेश लाल गुलाब का फूल छुपाए बेहद चुलबुली और चंचल कदमों से उस तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह ग्लास हाउस के करीब पहुंच रही थी, उसके दिल की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी और वह मन ही मन सोच रही थी कि आज वह अपने इस खड़ूस रक्षक को हमेशा के लिए अपना बना लेगी। लेकिन जैसे ही उसने ग्लास हाउस के बड़े शीशे वाले दरवाजे के पास पहुंचकर भीतर झांका, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके हाथ में पकड़ा वो लाल गुलाब का फूल फर्श पर गिरकर बिखर गया। कमरे के भीतर कबीर मेहरा खड़ा था और एक बेहद खूबसूरत मॉडर्न लड़की उसके सीने से पूरी तरह लिपटी हुई थी और कबीर ने भी अपने दोनों फौलादी हाथ उस लड़की की पीठ पर कस रखे थे और वह उसे बहुत ही क्लोज होकर बड़े दुलार से संभाल रहा था। पीहू ने कबीर के चेहरे पर उस लड़की के लिए एक अजीब सा सुकून
और अपनीपन का भाव देखा जो उसने आज तक सिर्फ अपने लिए महसूस किया था। यह मंजर देखते ही पीहू का वो हंसता खेलता मासूम दिल एक ही पल में कांच की तरह चकनाचूर हो गया और उसके वजूद में एक ऐसा भयानक दर्द उठा कि उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बिना किसी आवाज के बहने लगा। उसे लगा कि कबीर की वो सारी फ्लर्टिंग, उसका वो समंदर में जान बचाना, वो सब सिर्फ एक टाइम पास और धोखा था और वह उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलत फहमी बन चुकी थी। पीहू ने अपनी सिसकी को अपने दोनों हाथों में अपने मुंह पर भींच कर दबाया और बिना कोई आवाज किए उल्टे पांव दौड़ती हुई सीधे मेंशन के भीतर अपने गेस्ट रूम की तरफ भाग गई। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और बेड पर गिरकर तकिए में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसकी जिंदगी की पहली मोहब्बत की शुरुआत होने से पहले ही उसका एक बहुत ही दर्दनाक अंत हो चुका था। अगली सुबह जब पूरा राठौर मेंशन ब्रेकफास्ट टेबल पर इकट्ठा हुआ तो वहां का नज़ारा देखकर हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि जो पीहू हमेशा पूरे घर को अपने सिर पर उठाए रखती थी, अपनी बचकानी और फनी हरकतों से सबको हंसाती रहती थी, वह आज एकदम साधारण ब्लैक कलर के सूट में बेहद शांत और बेजान बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे और उसका वो चुलबुला चेहरा पूरी तरह से मुरझा चुका था। सावित्री अम्मा ने जैसे ही उसके प्लेट में उसकी पसंद का गर्म पराठा रखा, पीहू ने बेहद रुकी और धीमी आवाज में कहा कि थैंक यू अम्मा, मुझे भूख नहीं है। और वह बिना किसी की तरफ देखे बस शून्य में घूरती रही। निशा हल्के नीले रंग की साड़ी पहने विक्रम के बगल में बैठी थी। उसने जैसे ही अपनी बेस्ट फ्रेंड का यह बदला हुआ रूप देखा, उसका दिल एक अनजान से डर से बैठ गया और उसने आगे बढ़कर पीहू का हाथ थामते हुए घबरा कर पूछा कि पीहू, व्हाट हैपेंड यार, तुझे क्या हुआ है? तू कल शाम से इतना शांत क्यों है? किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या? आरव ने भी अपनी चेयर को पीहू के करीब खिसकाते हुए उसकी फिक्र की, लेकिन पीहू ने बहुत ही बेरंग आवाज में कहा कि नहीं निशा, कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। पीहू जैसे ही चेयर छोड़कर अपनी बेहद शांत वॉक के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने पर खड़े कबीर मेरा का पूरा कैरेक्टर और उसकी वो बिजनेस टाइकून वाली टसक एक ही सेकंड में हवा हो गई। कबीर कल रात से ही पीहू के इस अचानक बदले हुए इग्नोरेंस और उसकी आंखों की उस गहरी नफरत को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह छटपटा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को एक ही रात में क्या हो गया है और उसकी वो हंसती हुई चुलबुली वाइफ कहाँ गायब हो गई है। विक्रम ने सोफे पर बैठे बैठे कबीर के चेहरे की उस भयानक फिक्र और पीहू की उस टूटी हुई खामोशी को अपनी पार की नजरों से ताड़ लिया था, लेकिन उसे भी इस गहरे ट्विस्ट का असली कारण समझ नहीं आ रहा था। पीहू ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और खुद से ही रोते हुए बड़बड़ाने लगी कि मुझे इस कबीर मेहरा से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। मैं इसकी धोखी को दोबारा नहीं सह सकती। कमरे के बंद दरवाजे के पीछे पीहू बेड पर घुटनों के बल बैठी सोने में ताक रही थी। आंखों से लगातार बहते आंसुओं ने उसकी मखमली त्वचा को पूरी तरह भिगो दिया था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, उसका टूटा हुआ दिल दर्द से उबरकर एक अजीब से आत्ममंथन के दौर में जाने लगा। उसने अपनी कांपती हथेलियों को अपने सीने पर रखा और खुद से ही बेहद रुआसी आवाज में बुदबुदाने लगी कि पीहू, तो किस हक से उस कबीर मेहरा पर इतना गुस्सा कर रही है? उसने कब कहा था कि वह तुझसे प्यार करता है? तो वो सब तो सिर्फ एक फनी फ्लर्टिंग और मजाक था। तूने खुद ही अपने मन में इतनी बड़ी लव स्टोरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। हो सकता है उसकी लाइफ में पहले से कोई हो, वह लड़की उसकी मंगेतर हो या उसका कोई बहुत ही क्लोज पास्ट हो। जब उनके बीच कोई ऑफिशियली कमिटमेंट ही नहीं था, तो इस गलतफहमी के लिए खुद को और घर के बाकी लोगों को इस तरह परेशान करना बिल्कुल बचकाना है। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी और भारी सांस लेकर अपने इस बिखरते हुए दिल को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर का वो चुलबुलापन अब पूरी तरह से खत्म होकर एक उदास और शांत मैच्योरिटी में बदल चुका था। उसका बर्ताव अब भी बिल्कुल वैसा ही बेजान और खामोश था। उसने तय कर लिया था कि वह कबीर के सामने बिल्कुल नॉर्मल वाइफ दिखाएगी, लेकिन अपनी उस पुरानी हंसती खिलखिलाती हरकतों को वह दोबारा कभी कबीर के सामने नहीं लाएगी।
अगली दोपहर जब पीहू डाइनिंग हॉल के कोने में बैठी आरव के बिजनेस पेपर्स को बहुत ही शांत तरीके से रीअरेंज कर रही थी, तभी कबीर पूरी टसक के साथ अपनी जेबों में हाथ डाले वहां दाखिल हुआ। कबीर पिछले 2 दिनों से पीहू की इस खामोशी को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह छटपटा रहा था। उसका वो बिजनेस टाइकून वाला घमंड इस लड़की की एक अनदेखी के सामने टूट चुका था। उसने अपनी पुरानी शरारती वाइफ वापस लाने के लिए जानबूझकर पीहू के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में अपनी वही सम्मोहक नजर डाली और चिढ़ाते हुए बोला कि ओए मिस मेकअप क्वीन, ये क्या बिना मेकअप की भूतों जैसी शकल बनाकर बैठी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बिना उस लॉन्ग ड्राइव पर जाने का तुम्हारा मूड खराब हो गया है? कबीर को पूरा यकीन था कि पीहू हमेशा की तरह अपनी जुबान बाहर निकालेगी, उसे खरूट लाट साहब कहेगी और उसके सीने पर मुक्का मारेगी। लेकिन पीहू ने अपनी पलकें उठाए। उसकी आंखों में इस समय कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक कोरी और सर्द खामोशी थी। पीहू ने बेहद फीकी आवाज में कहा कि नहीं कबीर जी, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। और वह बिना कोई फनी एक्सप्रेशन दिए अपने पेपर समेट कर वहां से बहुत ही शांत कदमों के साथ बाहर निकल गई। कबीर वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। पीहू का यह अजीब और रूड बिहेवियर उसे अंदर तक डरा रहा था। वह समझ चुका था कि बात सिर्फ नखरे की नहीं है, यहाँ कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। पूरी तरह से परेशान होकर कबीर सीधा मैंसन के ऊपरी हिस्से में बनी पेंट हाउस की बालकनी की तरफ भागा, जहाँ निशा हल्के पीले रंग की साड़ी पहने पौधे में पानी दे रही थी। कबीर ने बिना अपनी वो कड़क इमेज की परवाह किए आगे बढ़कर बेहद घबराई और तड़प भरी आवाज में पूछा कि निशा प्लीज मुझे सच सच बताओ कि पीहू को अचानक क्या हो गया है? वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वह मुझे सरेआम सजा दे, लेकिन उसकी यह बेजान खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। निशा ने कॉप को साइड में रखा और कबीर के चेहरे की उस रियल फिक्र को देखकर हैरान रह गई। उसने गहरी सांस ली और कहा कि कबीर जी, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीहू मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से अंदर ही अंदर घुट रही है और किसी को कुछ बता नहीं रही है। निशा ने अपनी उंगली अपनी ठुंडी पर रख दी और 2 दिन पुराने उस दिन पर जोर डालते हुए बहुत ही सोच विचार पर कहा कि रुकिए, परसों दोपहर तक तो पीहू बहुत खुश थी। वह मुझसे कह रही थी कि वह आपसे मिलने उस पिछले ग्लास हाउस की तरफ जा रही है, लेकिन जब वह वहां से लौटी तो उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल चुका था। वह रो रही थी। नीता की यह बात सुनते ही कबीर के दिमाग में बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसका एक वजूद कांप उठा, क्योंकि उसे परसों दोपहर का वो पूरा इंसिडेंट एक ही सेकंड में याद आ गया। कबीर ने अपना सिर पकड़ा और निशा की तरफ देखकर बेहद हैरान और कंफ्यूज्ड आवाज में बोला कि माय गॉड निशा, अब मुझे पूरा कनेक्शन समझ आ रहा है। परसों दोपहर मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त तारा का अचानक कार एक्सीडेंट हो गया था और उसके छोटे भाई को बहुत गंभीर चोट आई थी। तारा पूरी तरह टूट चुकी थी और वह बदहवास होकर रो रही थी, इसलिए मैं उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे ग्लास हाउस में लेकर गया था, जहां उसने रोते हुए मेरे सीने से लिपट कर खुद को संभाला था। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और उसके चेहरे पर एक गहरा पछतावा साफ नजर आने लगा जब उसने आगे कहा कि पीहू ने यकीनन मुझे तारा के इतने करीब उस हक वाले मोमेंट में देख लिया था और वह इस पूरी सिचुएशन को गलत समझ बैठी है। वह सोच रही है कि मेरी लाइफ में तारा की कोई रोमांटिक जगह है। निशा के चेहरे पर कबीर का यह सच सुनते ही एक बहुत बड़ी राहत की स्माइल आई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पीहू के इस खामोशी के पीछे कोई नफरत नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत और छिपी हुई लव स्टोरी की गलतफहमी का सस्पेंस था, जो अब पूरी तरह से खुल चुका था। राठौर मैंसन के गलियारे में इस समय एक अजीब सी कसमकस और सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कबीर के जूतों की कड़क खटखट आवाज उस खामोशी को किसी धारदार खंजर की तरह चीर रही थी, क्योंकि निशा से पूरा सच जानने के बाद उसका सारा
सब्र और उसकी वो बिजनेस टाइकून वाली कड़क इमेज एक ही सेकेंड में हवा हो चुकी थी। कबीर के चेहरे का ऑरा इस समय इतना पजेसिव और जुनूनी लग रहा था कि रास्ते में खड़े दो गार्ड्स भी उसकी आंखों का वो खूंखार गुस्सा देखकर अदब से पीछे हट गए, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसकी जान जिसकी उसकी जान उसकी मिस मेकअप क्वीन पीहू मल्होत्रा पिछले 48 घंटों से किस भयानक और दर्दनाक गलतफहमी के नरक में जल रही है। वह सीधे गेस्ट रूम के भारी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा और उसने बिना किसी औपचारिकता की परवाह किए अपने पूरे फौलादी हाथ के जोर से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला, जिससे दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ खुला और कमरे के भीतर बेड पर बैठी पीहू झटके से उठकर खड़ी हो गई। पीहू ने जैसे ही कबीर को इस कदर हाँफते हुए लाल आंखों के साथ और शर्ट के कॉलर को ढीला किए अपने इतने करीब देखा, उसके दिल की वो पुरानी घंटी एक बार फिर खौफ और एक अनजान से अट्रैक्शन के साथ जोर जोर से बजने लगी। लेकिन उसने तुरंत अपने मुरझाए हुए चेहरे पर वही कोरी और सर्द खामोशी ओढ़ ली जो उसने पिछले 2 दिनों से खुद पर लाद रखी थी। पीहू ने अपनी आंखों की उस गहरी उदासी को छुपाने के लिए अपनी कलाई को समेटना चाहा और बेहद बेरंग रूखी आवाज में कहा कि मिस्टर कबीर मेहरा, आपकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने की? प्लीज़ आप अभी इसी वक्त मेरे कमरे की दहलीज से बाहर निकलिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। कबीर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने पीछे मुड़कर दरवाजे को जोर से लात मारकर बंद किया और उसे अंदर से ऑफिशियली लॉक कर दिया, जिससे कमरे के भीतर का तापमान अचानक बहुत बढ़ गया और पीहू का पूरा बदन घबराहट के मारे थर थर कांपने लगा। कबीर ने अपने लंबे कड़क कदमों से आगे बढ़कर बिना एक पल गवाए पीहू की दोनों नाजुक कलाइयों को अपनी फौलादी पकड़ में दबोच लिया और उसे एक ही झटके में सीधे कमरे की उस ठंडी मार्बल की दीवार से सटा दिया, जिससे दोनों के जिस्म की वार्म वाइब और उसकी तेज चलती सांसें एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स होने लगी। पीहू ने कबीर की इस अचानक आई वाइल्ड इंटेंसिटी से घबरा कर खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की और रुआसी आवाज में चिल्लाई कि छोड़ो मुझे खड़ूस लाट साहब, तुम्हें दर्द देने के अलावा और आता ही क्या है? जब तुम्हारी लाइफ में पहले से कोई और लड़की है, जब तुम उस तारा के सीने से लगकर उसे अपना सब कुछ मान चुके हो, तो फिर मेरे पास आकर ये नकली पजेसिवनेस दिखाने का ये नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे जाने दो। पीहू के मुंह से जैसे ही तारा का नाम निकला, कबीर के दिल की वो बची कुची कसमकस भी पूरी तरह खत्म हो गई और उसकी आंखों में बेपनाह पछतावा और एक वफादार आशी की तड़प पूरी तरह से उमड़ आई। कबीर ने पीहू के दोनों हाथों को दीवार पर और कसते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल पास अपना चेहरा लाया। उसकी आंखों की वो दूरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी जब उसने अपनी बेहद धीमी, रसीली और मदहोश कर देने वाली भारी आवाज में कहा कि तो ये बात है कि मिस मेकअप क्वीन, तुम परसों दोपहर उस ग्लास हाउस के बाहर खड़ी होकर हमारी मौत का तमाशा देख रही थी और तुमने खुद ही अपने इस चुलबुले दिमाग में ये पूरी गलतफहमी की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली और पीहू की आंखों में आंखें डालकर पूरी शिद्दत के साथ तारा का पूरा सच बयां करते हुए कहा कि तारा मेरी सिर्फ एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड है पीहू, और परसों दोपहर उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके छोटे भाई की जान बाल बाल बची। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे कुछ काम भी था और रो रही थी, इसलिए मैंने एक दोस्त के नाते उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए और उसकी मदद करने के लिए उसे गले लगाया था। हमारी लाइफ में उस फ्रेंडशिप के अलावा और कोई रोमांटिक जगह नहीं है। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो जो खुद को इस तरह तड़पा रही हो और खुद ही सब कुछ अपने आप समझ लिया? कबीर के मुंह से तारा का यह पूरा एक्सीडेंट वाला सच सुनते ही पीहू के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसका वो टूटा हुआ मासूम दिल एक ही सेकंड में राहत और बेपनाह खुशी के आंसू से भर गया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब नफरत के नहीं बल्कि एक गहरे पछतावे के थे। उसने कांपती हुई अपनी पलकें उठाई और कबीर की उन लाल आंखों में अपने लिए वो बेपनाह तड़प और छुपा हुआ प्रोटेक्शन देखा तो उसकी अपनी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। तो तो तुम उससे प्यार नहीं करते कबीर जी? कबीर ने एक हल्की सी जुनूनी हंसी हंसी और पीहू की कलाइयों से अपनी एक पकड़ ढीली करके बहुत ही कोमलता बेहद दुलार के साथ पीहू के दोनों गालों को अपनी बड़ी हथेलियों में समेट लिया और बोला कि मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ पीहू,
जो बहुत नखरे दिखाती है, जो हमेशा पूरे घर को अपने सिर पर उठाए रखती है और जिसके सामने जाते ही कबीर मेहरा की सारी बिजनेस टाइकून वाली टसक मिट्टी में मिल जाती है। कबीर ने निशा की मांग में सिंदूर भरने वाले विक्रम की तरह ही पीहू के माथे पर अपने होंठ का एक बहुत ही वफादार और गहरा प्रपोजल की संकेत किया और ऑफिशियली आई लव यू कहते हुए अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर दिया। पीहू का दिल कबीर की इस बेपनाह मोहब्बत को देखकर पूरी तरह पिघल गया और उसने अपनी सारी पाबंदियां, अपने सारे नखरे बुलाकर सीधे अपने दोनों नाजुक हाथ कबीर की चौड़ी मजबूत छाती पर टिका दिए और अपना चेहरा उसकी शेरवानी की कॉलर में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी कि तुम बहुत बड़े खड़ूस हो कबीर जी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 2 दिनों से कितना मर रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर पीहू को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में और कस लिया और माहौल की इस भारी उदासी को पूरी तरह से लाइट और रोमांटिक वाइब में बदलने के लिए एक बेहद क्यूट और हल्का सा शरारती मोमेंट क्रिएट किया। कबीर ने बहुत ही आहिस्ता से पीहू के चेहरे को ऊपर उठाया और झुककर अपने तीखे होंठ पीहू के उन कांपते हुए गुलाबी होठों पर रख दिए। लेकिन यह किसी वाइल्ड जुनून की तरह नहीं थी, बल्कि यह उनकी लाइफ की सबसे पहली बेहद लाइट, कोमल और प्योर ब्राइडल किस थी, जो दोनों के दिलों के सूनेपन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा रही थी। पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा कबीर की इस छुअन से लाल सेव जैसा हो गया। उसने कबीर के सीने पर अपनी छोटी मुट्ठी से हल्का सा मुक्का मारा कि तुम बहुत बिगड़ गए हो कबीर जी, जरा बाहर देखो, निशा और जीजू आ जाएंगे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तभी कमरे के दरवाजे के पार से निशा और विक्रम राठौर पूरी टसक और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गुजरे और कबीर ने पीहू को एक घेरे में घुमाते हुए उसके गाल को बहुत ही हल्के से खींचा, जिससे पीहू को वो पुरानी चुलबुली और हंसती खिलखिलाती वाइब पूरे कमरे में फिर से गूंज उठी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट होगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।